So you've written Advocate Shashi Bhutani. Are you enrolled somewhere? Yes, sir. I recently enrolled in Punjab and Haryana High Court, sir. So you're working with some senior or on your own? No, sir. Actually, sir, as at this age, I have very eligible attempts, and sir, I was focused only on judicial services, but I supplement. I occasionally visit to the court, district court, Mohali, sir, to supplement my real exposure and to get a proper functioning of the courts. ये तो आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं या इंडिपेंडेंटली कर रही हैं? सर मैं प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैं जस्ट कोर्ट में जैसे वहां पे बैठती थी, या फिर जैसे जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सर अभी जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस है वो कैसे काम कर रहे हैं उनको देखना। फिर हाई कोर्ट में भी कैसे जजेस, बस सर यही काम करती थी, या फिर लाइब्रेरी में जाके मैं लॉ फाइंडर से अपना मटेरियल इकट्ठा करना और पढ़ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यू यूटिलाइजिंग योर टाइम टू दी मैक्सिमम। यस सर, बिकॉज सर आई एम नाउ एट दिस स्टेज, आई हैव ओनली दिस अटेम्प्ट सर, फर्स्ट एंड लास्ट, सो दैट्स वाई सर। When did you pass your law? Sir, I graduated in 2023 from Punjab University, Patiala. और एनरोलमेंट कब कराया आपने? सर एक्चुअली क्योंकि मेरा प्लान तो जुडिशरी का ही था, तो मैंने एनरोलमेंट नहीं करवाया था। और अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो उसके बाद फिर मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में करवाया सर अभी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका क्या रहता है, मतलब ओकेजनली आप कोर्ट चली जाती हैं, खाली वॉच करती हैं प्रोसीडिंग्स आगे चलते हुए? हाँ जी सर, क्योंकि जैसे 2023 में पास आउट, जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। वैसे तो साथ साथ कर रही थी, बिकॉज मेरा एम जुडिशरी में ही आने का था। तो फिर जैसे मैं थ्योरी पढ़ती थी तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कि समन्स कैसे वो जाने हैं, या फिर फाइलिंग कैसे करनी है, या फिर सर जैसे समन्स के लिए सर नाजिर ब्रांच है। तो इस ये सारी प्रैक्टिकल फंक्शनिंग के लिए सर मैं वहाँ पे अलमद रूम ये सारा विजिट किया सर। तो इससे जुडिशियल सर्विस में क्या आपको लगता है फायदा हो सकता है ऐसे करने से? सर इससे सिर्फ मुझे ये था कि जैसे मेरे हस्बैंड सर, ही इज एन एडवोकेट, ही ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। तो सर जब वो मुझसे डिस्कस करते थे तो ऐसे मुझे घर पे बैठ के पता नहीं लगना था। तो इससे मुझे थोड़ा सा जैसे सीपीसी में भी समझ जाने हैं, वो कोई नाम ले रहे हैं तो प्रोसेस सर्वर का, तो इससे मुझे पता लगता था कि हाँ इस तरह से ये वाले, क्योंकि इनके साथ हमने काम करना है सर बाद में। तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए सर मैं चाहती थी। बाकी कैसे जो है वो जैसे न्यूली अपॉइंटेड अभी जजेस थे, तो हाउ दे आर हैंडलिंग द केसेस, तो उनको देखना, उनको एनालाइज करना। ये तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग में आपको सारे डिपार्टमेंट्स विजिट कराया जाता है, कोर ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग जो कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग एट द इंस्टीट्यूट, you are यस sent to districts for 3 weeks and there you can study this procedure. How will it help you initially to when you start acting as a judge? बट सर इट एक्चुअली आई गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर। कुछ तो प्लान करके चलता है ना आदमी कि आप आपकी प्लानिंग क्या है, आपको कैसे लगता है कि जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन में ये प्रोसीजर जान लेना आपको हेल्प करेगा? सर इसके लिए सर मुझे जैसे मुझे क्योंकि मैं सर सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मुझे जैसे जजमेंट्स का भी रिक्वायरमेंट रहता था, लाइव लॉ से मैंने किया हुआ था। बट सर जैसे हाई कोर्ट्स में लाइब्रेरीज है, तो वहाँ पे लॉ फाइंडर से आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो। और तो तो लाइब्रेरी वालों एस्पेक्ट हो गया। मैं तो पूछ रहा हूँ जो कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स आप वॉच करती थी, उससे आपने क्या सीखा? उससे सर मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता था टू, एंड सर उससे मुझे थोड़ा सा अपने मोटिवेशन मिलता था टू इंस्पायर कि मुझे यहाँ पे बैठना है किसी दिन। तो सर दिस ये इज तो व्हाट। ये तो एक ड्रीम वाली बात हो गई। हाँ जी सर। हाउ डू यू स्टैंड टू गेन आउट ऑफ इट? आप जो भी टाइम अपना लगाते हो किसी भी चीज में, हाँ तो जी आप, सर। एक ऑब्जेक्टिव आपका होता है, आपने तो प्लान किया हुआ है कि मुझे जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करनी है। हाँ जी सर। ऑब्जेक्टिव आपका यही तो था। यस तो सर। उसमें कैसे ये वैल्यू ऐड कर रहा है कोर्ट में जाके कोर्ट प्रोसीडिंग्स वॉच करना, वहां बैठना? सॉरी सर, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। कि आप अपना जिस भी भाषा में आप बता सकें बताइए, मैं भी खुद जानना चाह रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। सो मे आई सर, मे आई ट्राई सर। जी बिल्कुल। हाँ जी सर। सर जैसे मैं गुरप्रीत, वहाँ पे अभी मैम हैं वो
सेम एज के ही हैं जो अभी सिलेक्ट हुए थे। तो सर जैसे मैं वहां पे देखती हूँ कि जब वो प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं तो जैसे कब अगर कोई आपके सामने एडवोकेट है और अब आपने अभी तक फाइल नहीं भी पढ़ी है तो वो वहां से टाइम लेते हैं, या फिर वो उनको बोल देते हैं कि आप 2 घंटे बाद आ जाना। तो हाउ शी इज हैंडलिंग द एडवोकेट्स जो उनसे बड़ी एज में है, तो वो मैंने वहां से सीखा कि कैसे पोलाइटली अगर आप उनसे बात करोगे तो वो रिस्पेक्ट करते हैं सर उस चीज की। और या फिर आप आफ्टरनून के बाद भी कॉल करवा सकते हो इफ यू हैव एनी डिस्कशंस। अगर कोई एडवोकेट आपसे बहुत ही मतलब उसको अर्जेंसी है कि आज ही केस में कुछ करना है एंड आपने कुछ पढ़ा नहीं है उसके बारे में, तो यू कैन टेक योर टाइम। तो हाउ शी इज हैंडलिंग, आई वॉज लर्निंग दैट सर। अच्छा। हम्म। तो आपके मतलब आप किस नतीजे पे पहुंची वहां की प्रोसीडिंग्स वॉच करके, उनका मैडम का बिहेवियर वॉच करके, आप किस नतीजे पे पहुंची? क्या करना चाहिए? हाउ शुड अ जज बिहेव इन द सिटिंग इन द कोर्ट? सर जज शुड बी वेरी काम एंड कंपोज, ही शुड बी वेरी काम एंड कंपोजर। और उसको फर्मली पहले तो सब सुनना चाहिए सर। सब कुछ सुन के और जो भी उनको कुछ पॉइंटर्स लग रहे हैं तो उनको वो अपने पॉइंटर्स नोट डाउन कर लेने हैं। देन जो भी अकॉर्डिंगली उसको जो है वो काम करना है सर। और अपना जो ड्यूटीज है वो चार्ज करनी है विद पेशेंटली। और डेकोरम जो है वो इफेक्टिवली मेंटेन करना है कोर्ट रूम का। ठीक है, तो आपने समन्स पे इंसिस्ट किया कि आप समन्स कैसे जारी होता है ये इस पे भी वॉच कर रही थी। तो एक बात ये बताइए, समन्स जो सिविल केसेस में जारी होता है इसकी खर्चा ऐसा कौन देता है? सर इसका प्लेंटिफ प्लेंटिफ जो है वो बियर करते हैं सर, डाइट मनी और ये सब। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या खर्चा उसमें शामिल होता है? सर उसमें जैसे उनके आने जाने का खर्चा जो अगर कोई दूर से है। हम्म। और पर सर बहुत मिनिमम वैल्यूज रहती हैं एग्जैक्टली, तो सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगी, बट मिनिमम जो उनका पर डे का टू एंड फ्रो या कुछ चार्जेस होते हैं सर। हम्म। वो आप नहीं बता पाएंगे? तो यानी आपने जो जनरल रूल सिविल है वो नहीं पढ़ा इसका मतलब? आई हैव स्टडीड बट सॉरी सर आई हैवंट रिवाइज्ड कि क्या क्या इसमें हुआ। बट सर मैंने जैसे ये देखा था कि एलमद रूम से वो कटेंगे फिर नाजिर ब्रांच में जाएंगे, नाजिर ब्रांच से फिर प्रोसेस सर्वर जाता है वहां पे। तो इस तरह से मैंने ये सब सीखा सर। हम्म। और अगर प्लेंटिफ खर्चा नहीं देता है हाँ जी विटनेस का सर। समन करने का, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ये सर सर एज पर सर माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सर देना पड़ता है सर प्लेंटिफ को, अदरवाइज सूट जो है वो डिसमिस भी हो सकता है अगर आप उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। हम्म। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये किसी कोई ऑर्डर, कोई प्रोविजन ऑफ सीपीसी से कोरिलेट कर सकती हैं इस बात को? सर ये सर इट गिवन इन ऑर्डर 5 सर। हम्म। अच्छा। और अगर विटनेस कोई जेल में बंद है और हाँ उसकी जी हाई कोर्ट किसी पार्टी की एप्लीकेशन के बाद पाता है कि हाँ उसकी गवाही, उसको एज विटनेस एग्जामिन करना उचित है, तो कोर्ट किस तरीके से उसको कैसे बुलाएगा, क्या करेगा? सर उस केस में जो वहाँ के जेलर होते हैं सर, जो हम्म। सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको सर समन जाता है। हाँ। और सर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी अब जो है वो सर आ चुका है। और हम्म। अदरवाइज उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं जेलर, उनको सर नोटिस जाएगा बुलाने के लिए। उस केस में खर्चा कौन देगा? सॉरी सर। उस केस में खर्चा कौन देगा विटनेस का? सर उस केस में भी सर जिन्होंने ओके सर सॉरी, अगर सर ये क्रिमिनल केस है तो फिर गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, तो स्टेट बियर करेगी सर। हम्म। ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कब होता है, क्या फर्क है दोनों में? यस सर। सर अगर सॉरी सर, मे आई टेक 2 seconds टू फ्रेम द आंसर। यस यस, व्हाई नॉट? यस सर। सर अगर जैसे 154 सीआरपीसी में सर अगर कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस होता है और अगर पुलिस उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेती है और मतलब एफआईआर करवा लेती है, तो सर फिर इसमें वर्सेस स्टेट आ जाता है। मतलब जो भी हमारे पास विक्टिम
सॉरी सर, जो एक्यूज्ड होगा, एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट आ जाएगा। और सॉरी सर, आई आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड आएगा सर। और उसके बाद सर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर सर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, और अगर पुलिस ने रजिस्ट्रेशन एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, तो सर फिर ये देयर इज अ प्रोसीजर कि वो सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, या फिर वो भी नहीं करते तो 156(3) में जा सकते हैं, और वो भी नहीं होता है तो फिर सर प्राइवेट कंप्लेंट हम सेक्शन 200 सीआरपीसी में कर सकते हैं। और अगर ये प्राइवेट कंप्लेंट है तो फिर सर ये इंडिविजुअल के साथ चलेगा। अच्छा, तो यस यार सर। कंप्लेंट केस जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल है, और जो एफआईआर जिसमें रजिस्टर हो जाती है वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। यही फर्क है आपके हिसाब से सर दोनों में? एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो भी मैंने देखा है, बाकी दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली नॉट एज क्लियर एज इट शुड बी। आई विल डेफिनेटली रेड दिस सर। हम्म। और अगर कोई अ, आदमी है जिसको गवाही में समन करना है, से ही इज आउटसाइड इंडिया, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है इसको तलब करने का, समन करने मे आई टेक सर 2 seconds, इट इज का? Yes, yes, गिवन। yes. क्योंकि आप पंजाब की हैं और बहुत सारे विटनेसेस बाहर विदेश से आते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जब आपने कोर्ट में बैठ के ऑब्जर्व किया तो जरूर ऐसा कोई केस आया होगा, सर उसमें क्या प्रोसीजर कोर्ट ने अडॉप्ट किया? सर मैंने आउटसाइड जैसे सर इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाला तो जरूर देखा था कि उस कोर्ट के पास जाएगा पहले, और वहां के प्रोसेस सर्वर के पास जाएगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में होगा, और फिर वो सम्मन सर्व करवाएंगे। बट सर आउटसाइड द स्टेट भी सर सीपीसी में दिया हुआ है सर। इसमें सॉरी सर, आई एम अगर मान फॉरगेटिंग। लीजिए अगर उसकी विटनेस की ईमेल आईडी अवेलेबल है, हाँ तो जी सर। दूसरे स्टेट के प्रोसेस सर्वर को एंगेज करने का क्या पर्पस है? उससे अननेसेसरी डिले कॉज होगा। बहुत आजकल तो डिजिटल सर्विस भी होती है समन्स की, आप जानती हैं, है ना? तो दिस प्रोसेस इज मच फास्टर। आप चिट्ठी लिखती हैं या किसी को बात करनी होती है तो व्हाट्सएप मैसेज भेजती है, सर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं अभी तो। राइट? बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस एक्सपेंसिव। यस सर, बट सर कोर्ट जैसे के पास ऑप्शंस क्यों नहीं ओपन है? सर बिकॉज उन्होंने पूरा नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है, हो सकता है कोई और उस मोबाइल को चला रहा हो, तो सर एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग उनको प्रोसीजर इसके फॉलो पास करना है। कौन सी ऐसी सीक्रेसी है जो रिवील हो जाएगी? कोर्ट के समन्स कोई बहुत सीक्रेट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है नहीं। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसीलिए क्लास 3 क्लास 4 तक सर्विस करता है उसको बेसिस पे। हाँ जी सर, पर सर जैसे जिस तरह से ऑनरेबल एंड लर्नर जजेस जो हैं, अगर दस्ती करने के लिए बोलते हैं या फिर कोर्ट्स के थ्रू बोलते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ सर। नहीं, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है ही है, लेकिन कि दस्ती भी भेजे और बाई पोस्ट भी भेजे या और किसी मोड से भेजे, ये तो कोर्ट के पास ऑप्शन है। हाँ जी लेकिन सर। कोर्ट्स का वेंचर आजकल क्या है, जब पेंडेंसी बढ़ रही है तो जितना एक्सपेडाइट कर सके केसेस को उतना अच्छा है। अब मान लीजिए उस जो प्रोसीजर आपने बताया वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, तो 15 दिन से पहले सर्विस ही नहीं होगी, और फिर सर्विस होगी तो आदमी 2-4 दिन लेता है तैयार होने में, आने में, है ना? यस सर। तो विल इट नॉट लीड टू अननेसेसरी डिले? जब आप कोर्ट में जाके वॉच कर रही हैं कि सब प्रोसेस कैसे सर्विस होती है और क्या क्या होना चाहिए, तो यस आपको सोचती है कि ये तरीका किया जाए तो और बेटर हो सकता है, सिंस यू आर प्लानिंग टू बिकम अ जज। आपकी इंडिविजुअली थिंकिंग क्या है, मैं ये थोड़ा सा एसेस करना चाह रहा हूँ। ओके सर। आप खाली एक नहीं कि बस ब्लैंकली ऑब्जर्व किया, जो सामने से हुआ वो देखा चले आए, उसमें कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी तो होना चाहिए आपकी तरफ से। सर एज पर माय ओपिनियन सर, हम ऑनलाइन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भेज सकते हैं सर, बट इसके साथ साथ सर अगर वो नहीं आते हैं देन वी हैव टू प्रोसीड द अल्टरनेटिव्स। हम्म। तो What kind of challenges do you think अगर हम ऑनलाइन भेजेंगे समन तो आएंगे, या कोई चैलेंज ही नहीं आएगा? What is your stand? What is your viewpoint on this? यस मैम,
कई बार मैम जैसे ऑनलाइन ये चैलेंज हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं डिपेंडेंट हूँ और मेरे पास सम्मन्स आ रहे हैं, तो ऑनलाइन मेरे पास बाद में कर सकते हैं कि मेरा फोन गुम हो गया था, या फिर वो मेरा नंबर अभी मेरे पास नहीं है, या इस तरह से मैम कुछ एक्सक्यूज हो सकता है, एंड वी हैव टू फॉलो होल प्रोसीजर, अदरवाइज वो आगे जाके इसको डिफेंस ले सकते हैं। ओके, बट वो ईमेल, व्हाट अबाउट ईमेल? इन केस ऑफ ईमेल, ईमेल भी मैम कई what बार will हम have एक्सेस नहीं email के करते। केस में we'll not have that excuse that we lost our phone, or email is something which you have the ID and the password. You can यस have मैम। the access anywhere. And इंडीड। generally, whenever we talk about the process serving, or whenever we talk about sending the someone, it's always through email. That is a standard thing. Like ऐसा नहीं है ना कि normal आपको WhatsApp किया जाएगा. It is always in a standard format of email. So what is your say? मतलब आपको क्या लगता है Indeed, इसके ma'am, बारे it is. We can send through emails also, but uh, my opinion is just that we can. This can be prioritized. बट सर हम जो है वो इसको रूल आउट नहीं कर सकते, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी हैं, बिकॉज इसमें उनके पास बहुत सारे डिफेंसेस रह सकते हैं। जैसे ईमेल में भी मैम, अगर जैसे आपके पास पासवर्ड आपको याद नहीं है, और आप ईमेल से आप ये भी पता नहीं कर सकते कि उसने वो रीड करी भी है ईमेल या नहीं करी है, तो अगेन उसके पास डिफेंस होगा कोर्ट में जा करके। तो अगर मैम ईमेल करके या इससे अगर वो आ जाते हैं, इफ ही हैज सफिशिएंट नॉलेज कि उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तब तो कोई इशू नहीं है मैम। बट अगर वो आगे इसको डिफेंस लेते हैं तो माइट भी इससे फिर और लंबा चला जाएगा, रेदर देन कि हम इसको और खींचे, हम उसको अल्टरनेटिव सम्मन्स के लिए भी वो कर सकते हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा ठीक है। सीपीसी में which area are you comfortable with? First of all, you मैम tell me. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। SRA, यस मैम। civil side. यस मैम। Okay. So, can you explain decree and its essential element? यस मैम। मैम डिक्री इज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2, एंड सॉरी मैम, सॉरी इट्स आई Relax. अपॉलजीज। It's okay, relax. मैम डिक्री में मैम इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड वेयर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर फाइनली डिसाइडेड, एंड इट इज द आउटकम ऑफ द जजमेंट। Okay. And do you find any difference between preliminary decree and final decree? यस मैम। मैम प्रीलिमिनरी डिग्री ऑर्डर 20 में है, और मोस्टली ये जिस तरह से हम पार्टीशन सूट्स करते हैं, या फिर मैम जैसे पार्टनरशिप अगर कोई हमें डिसॉल्व करनी है, तो वहाँ पे हम शेयर्स को पहले शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन फाइनली जब वो बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं, देन उसके बाद फाइनल डिग्री आता है। Okay. यस मैम। ओके, अगर मान लो कोई ना मंदिर में पूजा करने के राइट पे, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, मंदिर, यस मैम। पार्टीज के अमंग इंटर से डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ जी मैम। तो क्या ये सिविल सूट होगा? राइट टू वर्शिप मैम, एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, यस मैम। होगा? इफ ही हैज द राइट, देन यस। विल यू कॉल इट एज सूट ऑफ सिविल लिंक? सेक्शन 9 सीपीसी पढ़ा है आपने? यस यस सर, सेक्शन 9 में सर देयर इज अ केस ऑफ गंगाराम समथिंग केस सर। तो छोड़ दिए, पहले तो बेयर प्रोविजन पे तो आइए, केस तो बाद में आएगा। हाँ जी सर। सेक्शन 9 सीपीसी क्या कहता है? सर ऑल सूट्स आर वी कैन फाइल विच आर ऑफ सिविल नेचर। उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? ये यस सर, देयर इज द रिस्ट्रिक्शन इन दुल्लाबाई केस सर, लाइक फिर सर। आप केस लॉ पे चले गए, पहले बेसिक प्रोविजन तो समझिए, केस लॉ तो उसके बाद आता है ना। सेक्शन 9 में कोई, सेक्शन 9 सीपीसी में ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, तो आपने यस सर। बता दिया। आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल? यस सर, इफ दे आर नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय दिस लॉ और एनी अदर लॉ। एग्जैक्टली तो जो मैडम आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, अब इसको इस बेयर प्रोविजन की लाइट में थोड़ा सा अंदाज करिए और जवाब देने की कोशिश करिए। This provision I pointed it out to you because it has significance. It, यस it सर। can help you in answering this question. Now try to understand the question once again and answer it. So I'll repeat my question. There's a dispute इंटर से पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है राइट टू वर्शिप को लेके। यस मैम।
तो क्या आप एक सिविल सूट फाइल कर सकती हैं इसको लेकर? सेक्शन 9 गेटवे ऑफ सीपीसी। Yes, ma'am. Ma'am, as per my limited knowledge, purely suits related to religion are not of civil nature. But if there is any other right related to this, then they can file. ओके, तो कोर्ट क्या डिसाइड, कोर्ट कैसे देखेगा कि जो है प्योरली सिविल नेचर का? हाउ द कोर्ट विल डिसाइड वेदर इट इज प्योरली सिविल नेचर और रिलीजियस नेचर? Yes, ma'am. अगर मैम व्हाट जैसे विल बी द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड? यस मैम, अगर मैम कुछ रिलीजन से रिलेटेड जैसे हमारी कुछ सेरेमनीज हैं या फिर कुछ इस तरह के कुछ राइट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो उनको कोर्ट डिसाइड नहीं करता मैम। बट अगर हमें वहाँ वहाँ पे हमारा कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट आता है या फिर कोई और राइट बनता है, तो उस केस में मैम फिर हो सकता है ऑफिस रिलेटेड राइट। ऑफिस रिलेटेड राइट। यस मैम। ओके। यहाँ तो राइट टू वर्शिप की बात हो रही थी एक्सक्लूसिवली. द क्वेश्चन वाज कन्फाइंड टू राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल और अ मॉस्क और चर्च व्हाटएवर. यस सर, आई अंडरस्टैंड नाउ सर। इट वो इट भी आपका आंसर हो, इट शुड हैव अ डायरेक्ट bearing on the, it should relate to the question precisely. Why should you go beyond the question? A सॉरी। specific question has been asked, so you have to answer. Your answer should be in the light of that question only. It is like as simple as that you have to answer it yes and no, and then I have to state the provision. That's it. It's okay. सॉरी मीन मैम, आई प्रॉफिट से विल। क्या मतलब है? यस यस मैम। मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट. Yes, ma'am. It is all also defined under section 212 of the Civil Procedure Code. एंड मैम जब कोई रॉन्गफुल पोजीशन में वहाँ कोई भी पर्सन जो है वो रॉन्गफुल पोजीशन में रहता है, तो उस रॉन्गफुल पोजीशन के दौरान जो भी प्रॉफिट्स वो लेता है या ले सकता है, उनको सर उनको मैम मीन प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो वापस करने होते हैं क्या वो प्रॉफिट? यस मैम। रॉन्गफुली पोजीशन में हो आप तो वापस करने होते हैं वो प्रॉफिट? हाँ जी क्या मैम। होता है उन प्रॉफिट का? मैम वो जिसने सूट फाइल किया हुआ है, तो वो मीन प्रॉफिट्स के लिए कोर्ट से मैम वापस ले सकते हैं, जो उस रॉन्गफुल पोजीशन में था और वो उसने कमाए हैं जो मीन प्रॉफिट्स। चलिए, एक सवाल का और जवाब दें. हाँ जी जैसे मैम। मान लीजिए जो है केस हुआ, एफआईआर हुई हाँ जी मैम। किसी अपराध के लिए. उस अपराध में कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट ने, और मजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी थी टू टेक कॉग्निजेंस. कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस आप कैसे चेक करते हो? स्केड्यूल में जाके. ठीक है. यस मैम। आई होप यू नो दिस. हाँ है ना? जी मैम। तो वहां पे हमने देखा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, एनी मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस. उसने कॉग्निजेंस ले लिया. अब अपराध जो हुआ था उसकी सजा 3 साल की थी, मतलब 3 साल मिनिमम एंड अप टू 7 years. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कॉग्निजेंस लिया. हाँ अब जी। पनिशमेंट देते टाइम उनको ऐसा लगा कि यार इसमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, यस तभी मैम। न्याय होगा केस में. तो अब क्या होता है इसके बाद? व्हाट इज द वे आउट? लाइक मैम मजिस्ट्रेट देयर साहब इज क्या द करेंगे? यस मैम, देयर इज अ प्रोविजन अंडर जनरल प्रोविजन अंडर CRPC. Judicial magistrate can committal this case. कमिट करेंगे केस? नहीं है यहाँ पे, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आप समझने की कम आपने कोशिश करी है. देखिए, कमिट वो केसेस होते हैं विच आर ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय अ कोर्ट ऑफ सेशंस. Yes sir. कहाँ पे मैडम कह रही हैं दैट इट इज ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट. सजा 3 साल की मिनिमम है या अप टू 7 years है. Yes sir. मैक्सिमम सजा इज अप टू 7 years. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है और ट्रायल के बाद क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुन लेता है तो पाता है कि जो अपराध है इसमें 3 साल की सजा इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड बी मोर देन 3 years. Yes तो sir. व्हाट ऑप्शन डज ही हैव? Sir, as I'm remembering right now, it is called submission, sir. Submit the case टू whom? to sir, ma'am, CJM. CGM. हाँ Okay. जी। And then what is the difference between committal and submission? At Committal. what stages will you say that committal can be done? Like committal, एक तो सर ने बताया when the matter is exclusively tribal by court of session. हाँ जी मैम। Any other?
इन एनी अदर केस यू कैन फाइंड कि आप कमिटल कर सकते हैं? Apologies, ma'am. I'm not remembering at this moment. ओके, जब ऑफेंस कमिटल के ग्राउंड्स होते हैं माय डियर, दो, जब सीरियस ऑफेंस होता है, ऑफेंस का जो नेचर है वो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इंक्वायरी के स्टेज पे ही उसको लगता है कि नहीं नहीं इसको तो भाई कमिट कर देना चाहिए, तो मैटर कमिट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता? व्हाई? और किन केस में लेता है अगर लेता है तो? यस मैम। मैम डायरेक्ट कॉग्निजेंस वो जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है मैम, उन्हीं में ले सकते हैं जो सेशन कोर्ट है। और बाकी मैम देर आर ऑल जैसे पोक्सो केसेस हैं या स्पेशल कोर्ट्स कई बार बना देते हैं सेशन कोर्ट्स को, उनमें भी मैम उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहता है। बट सॉरी मैम कि क्यों नहीं लेते हैं इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। माय डियर, यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आई आस्क। आई एम आस्किंग कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेते हाँ या जी मैम। लेते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेते हैं या नहीं लेते? नहीं मैम, नहीं लेते। 193 सीआरपीसी में ऊपर जाता है केस। नहीं नहीं, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते एज पर यू। हाँ जी आर मैम। देयर फ्यू केसेस जहां पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन? कोई केस जानती हैं आप ऐसा, कहाँ किसी सिचुएशन में जहां पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेते हैं, एक्सेप्शन है उसका? पहले तो मुझे लगता है इनसे पूछना चाहिए कि कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब क्या है। डज शी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉग्निजेंस? ये सर जुडिशली जब सर वो अंडरस्टैंड केस उनके पास आएगा और वो उसको रीड करेंगे सर, एज पर इट इज गिवन अंडर सेक्शन 190 फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। माय डियर, डू नॉट गो ऑन दिस सेक्शन एंड समथिंग। सी, कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस का लेमैन टर्म क्या मतलब, क्या सेंस है उसका? Let's not कॉग्निजेंस। go on the bare act. Cognizance is nowhere defined under CRPC or BNSS. What यस। do you understand by the term cognizance? कॉग्निजेंस मैम जब आपके पास कोई केस आएगा तो प्राइमा फेसी आपने जैसे देखा कि वो केस बन रहा है और शायद आप एक्सप्रेस ये नहीं बन बता रहा रही, है। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। यस। यस सर। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तो अब इसकी लाइट में समझिए जो मैडम क्वेश्चन क्या बोल रही है उसको। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है किसी केस में? आर देयर सम एक्सेप्शंस अवेलेबल? मैम हैव यू एवर रेड अबाउट इट? as per as I am remembering, ma'am, for SC/ST Act, there is the direct jurisdiction of session courts. ओके, And सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द अदर स्पेशल लॉज। yes, ma'am. If I ask you in terms of CRPC, मैम इसमें भी मैम अगर जैसे जो मैंने मैम अभी तक पढ़ा, एडिशनल सॉरी। प्रोसिक्यूशन का केस सुना है? एडिशनल प्रोसिक्यूशन जानती है? सॉरी मैम। डिफेमेशन, हायर डिग्री Definition, केस। yes ma'am, yes. Yes, it ओके is given. सर, Sorry, I'm प्लीज, forgetting. you need to brush up your concepts and you have to be more precise, ठीक है? Because if you will answer, I am asking something and you are answering something else, so that will be of course affecting your interview. So in that particular case, need to brush up your concepts and you have to be very precise to the point. Yes ma'am. और And wish you all the best. एक चीज आपको और बता दूं हाँ जी सर। कि अगर जो एक्ट है एनैक्टमेंट बाय द स्टैट्यूट, बाय द लेजिस्लेचर, जो स्टैट्यूट बनाई है उसपे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनको आप समझेंगी तब उसकी उस कॉन्सेप्ट की लाइट में अगर उससे रिलेटेड केस लॉ आप पढ़ेंगी तो केस लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेटर होगी। क्राइम अप करने से कोई फायदा नहीं होता। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, है ना। अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया, वेयर वाज द नीड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ अ लेजिस्लेशन इनटू बीइंग, थिंग्स लाइक दैट। जब आप इन कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आप हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए एलिजिबल होती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? Yes sir. अदरवाइज कंफ्यूजन प्रिवेल करेगा, बिकॉज आजकल कभी कभी रूलिंग्स मतलब दोनों साइड्स की मिल जाती है। तो अब आपकी समझ में नहीं आएगा ये बेटर है, ये बेटर है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो दैट एनालिसिस विल कम ओनली व्हेन यू हैव दैट बेसिक
understanding of the principles, right? Yes. उसके बाद you will have to work harder. Otherwise, you are good, right? Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you.